हम मेंटेन सोडियम और कैल्शियम आइंस को हम मेंटेन कर रहे हैं हमारे उस एरिया को एज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है उसका वो करने का? सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। क्वेश्चन ये है मेरा यहाँ पे कि आप मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर आप मेंटेन करते हो एक अच्छा कॉन्सेंट्रेशन आपके NaOH आयंस का। ये हमने देखा था कि आप वहां पे मेंटेन करते हो। यू नीड टू हैव NaCl एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। ये करने का फायदा क्या होता है, ये करने का रीजन क्या है? सर ऑस्मोलैरिटी। हाँ, आप ऑस्मोलरिटी वहां पे मेंटेन करे हो अच्छी, तो उसका अल्टीमेट एडवांटेज आपको क्या होता है? ऑस्मोलरिटी अच्छी मेंटेन करने का वहां पे फायदा क्या हो रहा है आपको वहां पे? यही तो एक क्वेश्चन है जो आपको एड्रेस करना चाहिए कि यार इसका फायदा क्या है यहाँ पे जो हम मेंटेन करते हैं इतना सारा ऑस्मोलरिटी जो मैं यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ, इसका एडवांटेज है क्या? हमें ये उन्होंने पूछ लिया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ हाई ऑस्मोलरिटी इन दैट पर्टिकुलर एरिया? वाटर सर ये हेल्प करता है कंसंट्रेट इन यूरिन हाँ, राइट, ये बिल्कुल आपका अल्टीमेटली ये जो इवेंट है ये आपका हेल्प करेगा टू कंसंट्रेटेड यूरिन। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मेरे मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर अगर मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे सॉल्यूट्स मिलते हैं या यहाँ पे मुझे अगर यहाँ पे मेरी ऑस्मोलरिटी यहाँ पे ज्यादा होती है, तो याद रखना ये हेल्प करता है मेरे वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए। ये बेसिकली मुझे हेल्प करेगा मेरे वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए। मेरा वाटर यहाँ से इजिली रीएब्जॉर्ब होगा, मेरा डिसेंडिंग पार्ट में से भी वाटर आराम से निकलेगा, और इवन मेरा कलेक्टिंग डक्ट जो मेरा यहाँ पे था, कहाँ गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट? इवन मेरे कलेक्टिंग डक्ट में से पानी मेरा काफी आराम से निकलेगा। सो मेरे कलेक्टिंग डक्ट में से जो मेरा यहाँ से पानी निकल रहा है वो निकल इसलिए पा रहा है क्योंकि बाहर का जो एरिया है, द आउटर एरिया इज गोइंग टू बी हाईली हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बाहर का जो एरिया मेरे यहाँ पे होगा वो एक मेरा एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, या मैं वो सोल्यूशन होगा जिसमें मुझे सॉल्यूट्स ज्यादा मिल जाए। तो इसलिए मेरा यहाँ से पानी काफी आसानी से निकलता रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई विल गेट टू सी कि मेरा पानी यहाँ पे काफी इजीली यहाँ पे निकलता रहता है। यू विल ऑलवेज फाइंड द वाटर विल कीप ऑन कमिंग आउट। सो अगर आपको कोई पूछे कि यार इसका फायदा क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलरिटी इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, देन आंसर याद रखना ये बेसिकली हेल्प करेगा आपके ऑस्मोसिस के लिए। ये आपका एक काफी स्मूथ ऑस्मोसिस के लिए आपको हेल्प करता है, और उससे आप पानी को लेके आ सकते हो वापस आपके उस एरिया के अंदर। एक बार पानी आपका आता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर, देन उसे आप वापस सर्कुलेशन में भी आप लेके आ जाते हो। यू विल ब्रिंग देम बैक इनटू द सर्कुलेशन। तो ये आपको भूलना नहीं है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। कहाँ से NaCl निकल जाए, कहाँ जा रहा है वो याद रखना, एंड देन अल्टीमेटली आप NaCl को वापस ले ही आते हो। आपने उसे मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर आप लेके आना है। और एक और चीज जो हमने यहाँ पे देखी थी, आप ऊपर वाले एरिया में आपकी जो ऑस्मोलरिटी का वैल्यू होगा वो होगा अराउंड 300 मिली ऑस्मोमोल्स, लेकिन आप जितना डेप्थ में जाओगे आपका ऑस्मोलरिटी का वैल्यू यहाँ पे बढ़ता जाएगा। यार ना आपको, 1200 हाँ वो आपका बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगर आप NaCl बाहर निकाल लो देन आपकी ऑस्मोलरिटी यहाँ पे कम होने लगेगी। अगर आप NaCl डाल रहे हो देन आपकी ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। इसका मैं ऑलरेडी आपको एग्जांपल देके समझा चुका हूँ, ग्लूकोज वाले पानी का एग्जांपल देके, ठीक है। तो ये सब याद रखना। इसके बाद हमने समझना है हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी। यस सर। जब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी की, तो हमने बोला था यहाँ पे एक हार्मोनल इन्फ्लुएंस आपका यहाँ पे होगा। सो यू हैव योर ADH, यू हैव योर JG सेल्स, एंड यू हैव योर हार्ट का। हार्ट को रेगुलेट, आपके किडनी को रेगुलेट करने के लिए आपकी बड़ी यहाँ पे मदद करेंगे। सो पहले हमने चालू करना है, हमने हमारी स्टोरी चालू करनी है बाय टॉकिंग अबाउट माय ADH, दैट इज माय एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब जब भी मैं ADH की बात करूंगा तो आपको मैं यहाँ पे साइड में एक चीज लिख के बता देता हूँ कि देखिए एक चीज याद रखिएगा कि ADH आपका आ रहा होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर आपको यहाँ पे बना के दूं, तो याद रखना जो मेरा पोस्टीरियर पार्ट होगा, जो मेरा पोस्टीरियर पार्ट होगा, दैट इज माय पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माय पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, राइट। यहां से मेरा आता है ADH, यहां से मेरा रिलीज होता है, यहां से एज पर द रिक्वायरमेंट मेरा ADH यहाँ से आपका आएगा। सो फ्रॉम हियर ओनली आई विल फाइंडिंग माय ADH विल कम। ADH का एक और नाम क्या होता है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर ADH? सर वेस्टोप्रेसिन। बिल्कुल सही।
अब जब मेरा एडीएच यहाँ से आ रहा है, एक चीज याद रखना कि एडीएच आता तो यहाँ से, लेकिन बनता यहाँ पे नहीं है। एंटी डायरेटिक हार्मोन इज फॉर्म्ड इन द हाइपोथैलेमस, ये आपका बनाया जाएगा आपके हाइपोथैलेमस के अंदर। आपके हाइपोथैलेमस के अंदर आपका एडीएच आप बनाते हो। सो यू विल गेट टू सी कि आपके हाइपोथैलेमस के अंदर आपका एडीएच बनेगा और यहां से वो डाला जाता है इसके अंदर। सो एडीएच यहां से आप यहाँ पे लाके उसे स्टोर करते हो। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है दैट विच इज अ साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडीएच, देन आंसर शुड बी माय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में बनाया जाएगा, यहाँ पे तो आप उसे स्टोर करते हो सिर्फ, यहाँ पे तो आपने सिर्फ उसे स्टोर करना है, यहाँ पे आप उसे सिर्फ स्टोर करते हो और जैसे रिक्वायरमेंट होती है तब आप उसे रिलीज करोगे। अब एडीएच जब आपका ब्लड में आता है तो याद रखिएगा एडीएच विल हैव इन्फ्लुएंस ऑन कपल ऑफ थिंग्स। एक तो आप जानते हो इट विल हैव इन्फ्लुएंस ऑन द डीसीटी, इसके ऊपर इसका इन्फ्लुएंस होगा, राइट, ताकि आपका वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो। ओके, एडीएच विल आल्सो हैव इन्फ्लुएंस ऑन योर कलेक्टिंग डक्ट, इसके ऊपर भी इसका इन्फ्लुएंस होता है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर, अज्यूम करते हैं कि अगर आपके बॉडी के अंदर आपका फ्लूइड कंटेंट चेंज होता है, राइट, या फ्लूइड कंटेंट कम होता है, या फॉर सम रीजन यू आर गेटिंग टू सी कि आपका ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, अगर ब्लड वॉल्यूम कम होता है या फ्लूइड कंटेंट आपका बॉडी का कम होता है, देन वो टाइम पे एडीएच का सिक्रीशन काफी अच्छे से आने लगेगा। एडीएच आपका आएगा और जाके कलेक्टिंग डक्ट को बोलेगा टू रीएब्सॉर्ब द वाटर, इज गोइंग टू हेल्प टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू रीएब्सॉर्ब द वाटर। सो इट विल गो एंड टेल to reabsorb your water. So reabsorption of water will happen over here. Reabsorption of water will takes place. सर, हाँ जी बेटा बोलिए। सर ये सोडियम आयंस को भी करता है, मतलब इन नहीं 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 नहीं, it will have an influence on the only water reabsorption. Sodium ions का नहीं, sodium ions के लिए you have a different hormone for that. ठीक है, it can have influence on the water reabsorption only. It will have only have influence on the water reabsorption. अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि यार वाटर रीअब्जॉर्प्शन से ब्लड प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है, याद रखना अगर आप पानी एब्जॉर्ब करते हो ना, अगर आप अपने ब्लड के अंदर आप पानी को लेके आते हो, तो इससे क्या होता है आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है आपका ब्लड वॉल्यूम आपका यहाँ पे इंक्रीज होगा। दिस विल लीड टू अ इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, दिस विल अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होता है देन आपका ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। याद रखना अगर आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है देन आपका ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ता है। सो दैट विल आल्सो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। गुड इवनिंग टू द पीपल हु हैव जस्ट जॉइन्ड इन। सो अगर आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है देन आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा देन आपकी जीएफआर की वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ सकती है। देन यू विल आल्सो फाइंड योर जीएफआर वैल्यू विल आल्सो इंक्रीज। योर जीएफआर की वैल्यू भी आपके यहाँ पे इंक्रीज होती है। ठीक है, तो एक तो इसका ये काम हो सकता है, ये काम इसका यहाँ पे होता है कि एडीएच आपका आएगा, आपका वाटर को रीअब्सॉर्ब कराता है वो, और वाटर को रीअब्सॉर्ब करने का एक पर्पस है कि यार एक तो आपको पानी को बचाना है, राइट, एक ये पर्पस होता है। और कई बार हो सकता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो वो टाइम पे भी अगर आप पानी को रीअब्सॉर्ब करते हो तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है देन इट विल इवेंचुअली इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर एंड दैट विल कैन आल्सो इंक्रीज योर ब्लड जीएफआर, और आई वुड से यार आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन था आपका। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। उसके अलावा तो एक तो रूल आपको ये याद रखना है, उसके अलावा आपको याद रखना है कि एडीएच विल आल्सो नोन एज अ वासो कंस्ट्रिक्टर। इट इज अ वेरी पोटेंट वासो कंस्ट्रिक्टर। ये समझ लेते क्या एडीएच मेरा वासो कंस्ट्रिक्टर है, मतलब ये क्या करेगा। तो एडीएच जो मेरे यहाँ पे है ये जाके मेरे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है। इट कैन कंस्ट्रिक्ट माय ब्लड वेसल्स, इट कैन कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। अब देखो मैंने यहाँ पे बात किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बात किया था कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन द स्किन, उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा। वो जब मैं कंस्ट्रिक्शन कर रहा था दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे जब मैं कंस्ट्रिक्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं प्रिसाइसली बात कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ पे जीएफआर मैं कैसे बढ़ा सकूं। ठीक है, तो स्किन वाली बात को इसमें यहाँ पे मैं ऐड करना। अब पहली चीज आप यहाँ पे सुनो कि देखो यहाँ पे होता क्या है। लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू समवेयर ओवर हियर। मैंने आपको बोला कि आपका जो एडीएच है ये आपके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। ये मैंने आपको बोला कि दिस इज समथिंग इट इज नोन, इट इज गोइंग टू कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स को करेगा आपका कंस्ट्रिक्ट।
अब समझो यहाँ पे, अगर ये जाके मेरे एफरेंट आर्टरियल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, अगर ये मेरा एडीएच जाके एफरेंट आर्टरियल्स को, इट इज गोइंग टू गो एंड कंस्ट्रिक्ट द एफरेंट आर्टरियल्स को, अगर वो जाके वहां पे कंस्ट्रिक्ट करेगा, देन अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा ना, अल्टीमेटली वहां पे आपका जीएफआर का वैल्यू बढ़ता है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इनको जाके कंस्ट्रिक्ट किया, अगर मेरा एडीएच आता है और इसको अगर आके यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करता है, सो दैट मीन्स व्हाट विल हैपन कि समझो मेरा यहाँ पे नॉर्मली मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर इतना है यहाँ पे, और मेरा एडीएच आया और उससे क्या हुआ, इसका डायमीटर थोड़ा यहाँ पे छोटा हो गया, राइट। सो दिस विल अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन है, दिस विल क्रिएट अ प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। ये बेसिकली यहाँ पे आपका ग्लोमेरुलर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज करेगा। सो होता क्या है कि अगर आप यहाँ पे एफरेंट आर्टरीज अगर आप कंस्ट्रिक्ट करा रहे हो, देन आपके यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका जीएफआर का रेट यहाँ पे इंक्रीज होता है, योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज गोइंग टू इंक्रीज, ये आपका इंक्रीज होने लगता है। तो ये आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि आपको मेन चीज देखिए, वो अभी कभी भी आपको डिटेल में पूछेंगे नहीं कि यार वो कर कैसे रहा है, लेकिन आपको ये पूछ सकते हैं क्या मेरा एडीएच एक वासो कंस्ट्रिक्टर है, देन द आंसर शुड बी यस। एडीएच इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वासो कंस्ट्रिक्टर, दैट मींस ये मेरी ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है। और अगर ये मेरे ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, देन व्हाट विल हैपन, इट कैन एक्चुअली लीड टू इंक्रीज इन द जीएफआर। अगर ये ब्लड वेसल को मेरे यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करेगा, देन इसकी वजह से मेरा जीएफआर यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। नाउ द थिंग इज, एक चीज क्लियरली समझ लो कि आपके एनसीईआरटी में इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, नीदर यू गेट टू सी दैट हैपनिंग इन द मेनी ऑफ द रेफरेंस बुक, राइट, बिकॉज दीज आर द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग। ये थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे समझाया जा सकता है इसको, बट इस लेवल पे आप उसे समझते नहीं हो। इसलिए आपको याद रखना है कि एडीएच इज अ वासोकंस्ट्रिक्टर, ये आके मेरे एफरेंट आर्टरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, और अगर वो जाके उसे कंस्ट्रिक्ट करेगा, देन व्हाट विल हैपन, मेरा जीएफआर, मेरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यहाँ पे मेरा इंक्रीज होगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर हियर, और इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हो। अब एक चीज याद रखना, अगर आपका जीएफआर आपको बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स आपका जीएफआर नीचे गया था। अगर आपका जीएफआर 125 ml पर मिनट से नीचे जाता है, देन वो टाइम पे आपका एडीएच आएगा और अपना काम करेगा, इट विल कम ओवर हियर एंड इट विल स्टार्ट डूइंग इट्स जॉब। तो इसके 2-3 काम यहाँ पे याद रखने आपको, एक तो ये ब्लड वेसल को करेगा कंस्ट्रिक्ट, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। उसके साथ साथ याद रखना कि ये आके मेरे कलेक्टिंग डक्ट को जाके बोल सकता है टू रीएब्सॉर्ब द वाटर, अगर आप पानी को वापस ब्लड में लेके आ रहे हो, देन इससे क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, देन दैट विल लीड टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, देन आपका जीएफआर का वैल्यू भी आपका इंक्रीज होगा। क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, सो याद रखना इस तरीके से आपका एडीएच काम करेगा, और इस तरीके से आपका वाटर भी एब्जॉर्ब कराना है, और ये आपका एक सर्टेन एक्सटेंट तक आपका जीएफआर भी यहाँ पे वो रेगुलेट करता है, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द एडीएच। अब इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज अबाउट माय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जो अगली चीज हम यहाँ पे समझेंगे वो हो गया हमारे यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ जेजीए, यू आल्सो कॉल्ड हिम एज अ जेजीए, सो दैट इज आल्सो बीन कॉल्ड एज योर जेजीए। अब जब हम बात करते हैं हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में, तो पहले तो हमें समझना है कि ये आ कहाँ पे रहा है। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यार देखो कि यार ये है कहाँ पे। अब एडीएच तो मालूम है कि हमारा आता कहाँ से, हमें समझना है कि ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है क्या। तो पहली चीज याद रखना कि इसके अंदर क्या चीजें मिलती है। ये जो एपरेटस है, इसमें हम एक चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 सेल्स के बारे में हम बात करेंगे। सो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस विल हैव 3 थिंग्स। इट विल हैव जेजी सेल्स, राइट, इट विल हैव समथिंग लाइक योर मैक्यूला डेंसा, ये भी एक टाइप का सेल ही होता है। इट विल हैव समथिंग लाइक अ मैक्यूला डेंसा, एंड इट विल हैव समथिंग लाइक योर लेसिस सेल्स, लेसिस सेल। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस की, इसमें कोई एक सेल की बात नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम 3 टाइप के सेल की बात करेंगे। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे जेजी सेल, देन हम बात करते हैं अबाउट मैक्यूला डेंसा,
राइट, ये भी एक टाइप का यहाँ पे सेल होता है, एंड योर लेसिस सेल। तो ये 3 सेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये क्या, ये है कहाँ पे, मेरा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस मेरा बेसिकली है कहाँ पे। तो याद रखना कि जब हम नेफ्रॉन बनाते हैं ना, जब हम नेफ्रॉन बनाते हैं, जब मैं नेफ्रॉन ड्रॉ करता हूँ जब भी, तो दिखा देता हूँ, मैं ड्रॉ इस तरीके से करता हूँ, राइट, दैट इज हाउ आई ड्रॉ द नेफ्रॉन। और ये मैं इस तरीके से इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। मैं पीसीटी काफी अलग से बनाता हूँ, डीसीटी काफी दूर रखता हूँ, हेनरी लूप को काफी बीच में रखता हूँ, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। लेकिन अगर आप इसे रियलिटी में ऑब्जर्व करोगे तो नेफ्रॉन ऐसा नहीं होता, काफी कॉइल्ड होता है। अगर आप रियलिटी में नेफ्रॉन को ऑब्जर्व करते हो तो काफी एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा। तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर जब मेरा नेफ्रॉन का होता है ना, तो क्या होता है, मेरा डीसीटी और मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल काफी पास पास में होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो और ध्यान से समझो कि जब मेरे नेफ्रॉन को मैं रियलिटी में ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे क्या दिखता है कि मेरा डीसीटी जो होता है वो एकदम पास में होता है मेरे एफरेंट आर्ट्रियोल से। और वही चीज आपको यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सो व्हेन यू सी दिस पिक्चर ओवर हियर, लेट मी शो यू दिस पिक्चर। यहाँ पे कहाँ गई, अरे अरे अरे, आगे आगे हम लोग, पीछे पीछे पीछे। व्हेन यू सी दिस पिक्चर ओवर हियर, तो इस पिक्चर को अब थोड़ा लेबल करते कि यार हमारा पीसीटी यहाँ पे क्या होगा। ये है मेरा माल्फिजेंट कॉर्पसेल्स, ये तो पता चल गया कि ये है मेरा माल्फिजेंट कॉर्पसेल्स। यहाँ पे कहीं पे मेरा होगा यहाँ पे पीसीटी, राइट, क्योंकि उसके पीछे आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए आपका पीसीटी, राइट। ये तो है मेरा हेनलीस लूप, ये तो है मेरा वही वाला मेरा हेनलीस लूप मेरा यहाँ पे है, तो इसको तो पहचानना आसान होता है, राइट। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो मेरा एरिया होगा, दिस पार्ट ओवर हियर, दिस पार्ट विल बी माय, दिस पार्ट ओवर हियर इज योर डीसीटी। क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यस सर। डीसीटी। अब डीसीटी तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब ये जो 2 ब्लड सेल्स आपको दिख रही है, ये मेरी एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स है, राइट। तो ऐसा समझो कि ये वाली जो मेरी है यहाँ पे, ये मेरी एफरेंट है, राइट, दैट इज माय एफरेंट वन, और ये है मेरी यहाँ पे इफरेंट वन, समझ लो, ये मेरी यहाँ पे इफरेंट वन। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे ध्यान से, सो व्हाट विल बी हैपनिंग, दैट आपको दिख रहा है कि मेरे एफरेंट आर्ट्रियोल्स और मेरे डीसीटी यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस एरिया में मैं देख सकता हूँ कि मेरे जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं और जो मेरा डीसीटी यहाँ पे है वो मेरे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। और जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होता है ना, वहां पे ही मुझे मिलता है देखने के लिए मेरा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। वहां पे मुझे देखने के लिए मिलता है मेरा यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। प्लीज ये याद रखना, जहां पे मेरा डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल इंटरसेक्ट करते हैं उसी रीजन के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो होता क्या है कि अगर तुम इसे ऑब्जर्व करते हो ना अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन आपको वहां पे एक डेंस एरिया दिखता है। देन आपको वहां पे एक ऐसे डेंस एरिया दिखेगा जहां पे मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल्स और डीसीटी मेरा ओवरलैप कर रहा होगा या यहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा। यहाँ पे वो क्रॉस कर रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल डीसीटी। सो उस एरिया को हम बोलते हैं, उस डेंस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in the DCT and the efferent arterioles at a location of their contact। जहां पे लोग कांटेक्ट कर रहे हैं वहां पे आपको एक डेंस एरिया दिखेगा और उस एरिया को हम बोलते हैं यहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या इतना यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। एक चीज याद रखना यहाँ पे, एक चीज याद रखना कि वो लोग आपको ये नहीं देंगे कि यार मुझे बताओ कि है कहाँ पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, लेकिन इतना तो पूछ सकते कि यार ये बन कहाँ पे रहा है। सो यू हैव टू नो जहां पे मेरा इंटरसेक्शन हो रहा है मेरे एफरेंट आर्ट्रियोल्स का और मेरे डीसीटी का, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे मुझे मिलेगा मेरा JGA एपरेटस, राइट, JGA एपरेटस। देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन जब इसे होता है और इसे जब तुम डिटेल में ऑब्जर्व करते हो तो देखो यहाँ पे होता क्या है। ये जो आपको दिखा रहे हैं ये आपका डीसीटी वाला पार्ट ये लोग दिखा रहे हैं, इसको उन्होंने थोड़ा ओपन करके दिखाया है ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे आपको कुछ सेल्स मिलेंगे, यहाँ पे आप जिसको मैं जो चीज लेबल कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। यहाँ पे आपको दिखता है आपके मैक्यूला डेंसा, यहाँ पे आपको मैक्यूला डेंसा दिखेगा। आपको ये सिर्फ सेल का नाम याद रखना है, इसका काम आपको याद नहीं रखना, कभी भी नीट एग्जाम में आपको ये नहीं आएगा, ठीक है। और एफरेंट आर्ट्रियोल्स आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कुछ सेल्स एफरेंट आर्ट्रियोल्स के पास, एंड दोज सेल्स आर माय जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, दीज आर माय JG सेल्स। ये मेरे यहाँ पे JG सेल्स लिखा हुआ है वहां पे, दीज आर गोइंग टू बी योर JG सेल्स। तो ये भी याद रख लो यहाँ पे कि ये है मेरे यहाँ पे JG सेल, दीज आर माय जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, राइट। और लेसिस सेल यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे मिलते हैं इस एरिया में देखने के लिए आपको लेसिस सेल आपको दिख जाएंगे।
तो यहाँ पे कुछ एडिशनल सेल आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड दोज आर माय लेसिस सेल। अब ये जो 3 सेल मैंने यहाँ पे नाम लिखे थे, इनमें से 2 का काम आपको याद नहीं रखना। मैकुलर डेंसा सिर्फ नाम याद रखना, लेसिस सेल सिर्फ नाम याद रखना, आपको जेजी सेल्स का काम यहाँ पे याद रखना है। उसके अलावा वो सिर्फ 2 सेल के नाम आपको याद रखने की, ये 2 सेल भी मेरे आते हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि यार जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में क्या क्या मिलेगा, देन आपको बताना है सिंपल तरीके से, यू हैव टू नो दैट यू विल हैव मैकुलर डेंसा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, एंड यू विल हैव योर समथिंग व्हाट यू कॉल इट एज अ लेसिस सेल, दैट्स इट। ठीक है, तो यार इतना। और अगर तुम इसे ऑब्जर्व करते हो, ऊपर से, देन ये पूरा एरिया काफी डेंस दिखता है, काफी ऐसे स्वेलन एरिया दिखता है ये। सो दिस एरिया बिकम्स क्वाइट डेंस अंडर द माइक्रोस्कोप, राइट? सो दिख जाता है यहाँ पे। ठीक है, सो क्या यहाँ तक समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Now let's try to see, let's try to understand the main part, that is my GG cells का रूल। ये तुम्हें यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। सो जो मेरे जीजी सेल्स यहाँ पे होते हैं, देखो हम समझ क्या रहे हैं यहाँ पे, क्या आपका कैसे हम किडनी को रेगुलेट करते हैं, तो हम इसे यहाँ पे देखेंगे। जेजी सेल्स जो मेरे यहाँ पे होंगे, ये रिलीज करते हैं एक मेरा हार्मोन दैट इज नोन एज माय रेनिन, राइट? सो दे हैव टू रिलीज समथिंग नोन एज माय रेनिन। अब ये रेनिन जो आपका यहाँ पे होता है, ये करता क्या, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हम समझेंगे ये करेगा क्या। सो रेनिन क्या करता है, ये एक प्रोटीन को जाके ब्रेक करेगा। बेसिकली रेनिन इज अ वन काइंड ऑफ प्रोटीन इटसेल्फ, राइट? आई वोंट कॉल इट एज अ लाइक फुल वेल डिफाइंड हार्मोन, बट इट्स अ प्रोटीन जो आपका यहाँ पे आएगा, और ये जाके एक प्रोटीन को यहाँ पे क्लीव करेगा, और उस प्रोटीन का नाम है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन। सो एक यहाँ पे प्रोटीन आपके ब्लड में आपको मिलेगा, और इस प्रोटीन का नाम होगा आपका एंजियोटेंसिनोजन। तो रेनिन आके क्या करेगा, इसको जाके करेगा क्लीव। सो रेनिन आके इसको जाके तोड़ेगा, और या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि रेनिन आके इसको कन्वर्ट करेगा। तो जब रेनिन आके इसके ऊपर आके ऐड करेगा, सो व्हाट विल हैपन, ये एंजियोटेंसिनोजन आपका कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। ये आपका कन्वर्ट होगा इनटू योर एंजियोटेंसिन 1। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि रेनिन आपका आएगा जेजी सेल से, और ये रेनिन आके क्लीव करेगा एंजियोटेंसिनोजन को। अगर आप सोचो कि यार ये एंजियोटेंसिनोजन सर कहां से आ गया, तो ये ब्लड में होता है और ये लीवर बनाता है। इतना याद रखो फिलहाल के लिए, इतना आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि इसके बियॉन्ड आपको कभी नहीं पूछेंगे, राइट? सो रेनिन आएगा, इट विल क्लीव द एंजियोटेंसिनोजन, उसे कन्वर्ट करेगा इनटू माय एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 आपका कन्वर्ट किया जाएगा इनटू योर एंजियोटेंसिन 2। इसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग इनटू एंजियोटेंसिन 2। और एंजियोटेंसिन 2 बनाने के लिए आपको एक एंजाइम की यहाँ पे जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये ACE नाम याद रखना, AC स्टैंड फॉर योर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सो मेरा एंजियोटेंसिन 1 विल कन्वर्ट इनटू माय एंजियोटेंसिन 2, और ये करने के लिए हम यहाँ पे एक एंजाइम को यूज करें, उस एंजाइम का नाम है यहाँ पे ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यहां तक समझ आ रहा है आपको? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अब जो मेरा एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे है ना, ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली जाके GFR को इंक्रीज कर सकता है। ये डायरेक्टली जाएगा, एक तो इसका काम होता है कि डायरेक्टली जाता है, मैं लिखूंगा 1 यहाँ पे, इट विल गो एंड डायरेक्टली विल इंक्रीज द GFR। इट कैन डायरेक्टली गो, ये डायरेक्टली जाएगा आपके बोमैन्स कैप्सूल के पास, और आपके GFR को जाके इन्फ्लुएंस कर सकता है। इट कैन इंक्रीज द GFR। एक तो ये चीज ये कर सकता है, राइट? सो दैट इज समथिंग इट इज नोन फॉर, राइट? आप इसको इस तरीके से भी याद रखना कि एंजियोटेंसिन 2 कैन डायरेक्टली इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, राइट? ये डायरेक्टली आके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। इट हैज दिस प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो कि आपका ब्लड प्रेशर आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे किडनी की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो याद रखना इट कैन गो एंड इंक्रीज द GFR, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली GFR मेंशन किया हुआ है, ये आपका यहाँ पे आके करेगा, ठीक है? डायरेक्टली जाके बोमैन्स के जाके बोलेगा कि यार आप GFR बढ़ा दो, ठीक है? वो यहाँ पे आके वो करेगा। सो दैट इज वन थिंग। सेकेंड चीज यहाँ पे क्या करेगा ये, हाँ जी बेटा बोलिए। सर जो एंजियोटेंसिन 2 है वो किस एंजाइम से कन्वर्ट होगा? हाँ, तो ये जो बनाना है, ये ACE जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एंजाइम का नाम है आपका एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। तो ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करेगा, और ये जाके डायरेक्टली जाके
इट विल गो डायरेक्टली इंक्रीज द GFR। तो एक चीज ये कर सकता है। दूसरी चीज ये क्या करेगा, इसके पास एक और तरीका है। एक और तरीका इसके पास ये है कि एंजियोटेंसिन 2 जैसे आपके बॉडी में बना, what it will do, it will go and tell something to my adrenal gland। ये जाके एड्रेनल ग्लैंड के पास जाके उसे जाके कुछ बोलेगा। यस सर। सो जब हम बात करते हैं हमारे एड्रेनल ग्लैंड की, तो याद रखना बीच वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेडुला। नहीं सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बीच वाला पार्ट इज कॉल्ड एज माय मेडुला, राइट? एंड द आउटर पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय कॉर्टेक्स। तो याद रखिएगा कि हाँ जी, कॉर्टेक्स। याद रखिएगा कि मेरा एंजियोटेंसिन 2 मेरे कॉर्टेक्स को जाके कुछ बोलेगा। इट विल गो एंड टेल द कॉर्टेक्स टू रिलीज वन हार्मोन, एंड दैट वन हार्मोन इज कॉल्ड एज माय एल्डोस्टेरोन। एड्रिनल हार्मोन। बहुत बढ़िया, दैट इज कॉल्ड एज माय एल्डोस्टेरोन। बहुत बढ़िया बेटा, पढ़ के आए बच्चे, या ऐसा भी कह सकता हूँ कि बच्चे पढ़ते हैं और मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। राइट, सो विल फाइंड कि यहाँ से आपका एल्डोस्टेरोन यहाँ से आपका रिलीज होगा। ठीक है, सो याद रखना कॉर्टेक्स वाले एरिया में से आपका एल्डोस्टेरोन आता है, ये चीज याद रखना। एंड एल्डोस्टेरोन कम्स अंडर द फैमिली ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये जिस फैमिली, ये हार्मोन एक फैमिली के अंदर आता है, इस फैमिली का नाम है मेरा यहाँ पे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स। हाँ जी बेटा बोलिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है। सर ये एब्जॉर्ब करता है ना, रीएब्जॉर्ब करता है Na आइंस को। कराएंगे बेटा, कराएंगे, रुक जाओ 2 मिनट कराते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो देखो मेरे यहाँ पे एल्डोस्टेरोन यहाँ पे आएगा। अब देखो ये करता क्या है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एंजियोटेंसिन 2 ने जाके क्या बोला, आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स को जाके बोला कि यार आप रिलीज करो एल्डोस्टेरोन को। और जब मेरा एल्डोस्टेरोन यहाँ पे आया, अब ये क्या करेगा इसे हम देख लेते हैं। सो माय एल्डोस्टेरोन विल नाउ गो, दिस एल्डोस्टेरोन विल नाउ गो and will go and tell my distal convoluted tubule। तो ये जाके इसको जाके ट्रिगर करेगा। क्या ट्रिगर करेगा? इट विल गो एंड टेल द DCT टू रीएब्सॉर्ब Na+, याद रखना, टू रीएब्सॉर्ब योर Na+, ये बोलेगा, राइट? जब वो Na+ रीएब्सॉर्ब होते हैं तो उसके साथ साथ पानी भी रीएब्सॉर्ब होने लगता है। जब Na+ रीएब्सॉर्ब होते हैं तो उसके साथ आपका यहाँ पे वाटर भी रीएब्सॉर्ब होने लगता है। सो वाटर विल आल्सो गेट इटसेल्फ रीएब्सॉर्ब। ठीक है, उसके साथ साथ ये इवन जाके डिस्ट्रिक्ट को जाके बोलेगा कि आप K+ आयंस को सिक्रीट करो, K+ आयंस को जाके आप वहां पे सिक्रीट करो। तो याद रखना एल्डोस्टेरोन जाके DCT को क्या बोलेगा, टू रीएब्सॉर्ब द Na+ आयंस, टू रीएब्सॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड टू सिक्रीट आउट द K+ आयंस। तो ये पहले आप यहाँ पे इस चीज को समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। DCT को जाके एल्डोस्टेरोन जाके बोलेगा कि यार आप रीएब्सॉर्ब करो Na+ आयंस को, और जैसे आप Na+ आयंस को रीएब्सॉर्ब करोगे आपका पानी भी रीएब्सॉर्ब होने लगेगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मेरा पानी मेरा ब्लड के अंदर आता है तो क्या मेरा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस सर। बढ़ेगा। अगर मैं पानी को मैं ब्लड के अंदर लेके आ रहा हूँ, अगर मैं पानी को रीएब्सॉर्ब करके अगर मैं ब्लड वेसल में लेके आ रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा यहाँ पे। सो आई कैन क्लियरली से कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं, so what will happen? Ultimately what will happen? That will increase the blood volume. That is going to increase your blood volume. अगर मेरा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस सर। So I will find कि मेरा यहाँ पे ब्लड प्रेशर भी मेरे यहाँ पे बढ़ेगा। So now I will find that your blood pressure will also now going to increase. और अगर मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या मेरा GFR बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यस सर। सर बढ़ेगा। अगर ये सब हो रहा है देन मेरा GFR भी यहाँ पे बढ़ने लगता है। So I will find my GFR will also start increasing over here. ठीक है, दिस इज समथिंग यू हैव टू, कि मेरा एंजियोटेंसिन 2 ने एक और पाथवे यूज किया, इसने एक दूसरा पाथवे भी यहाँ पे यूज किया। पहला पाथवे तो बड़ा सिंपल है कि आप डायरेक्टली जाके GFR को बढ़ाओ। दूसरा ये क्या करेगा, ये जाके बोलेगा कॉर्टेक्स को कि आप करो रिलीज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन विल गो एंड टेल द DCT टू रीएब्सॉर्ब Na+ आयंस। उसके साथ साथ पानी आपका रीएब्सॉर्प्शन वहां पे चालू हो जाता है। एंड उसके साथ साथ एल्डोस्टेरोन ये भी कहता है कि यार K+ आयंस को आप सिक्रीट करते रहो, राइट? अब जैसे ही आपका पानी एब्सॉर्ब होगा इट विल इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, और जैसे मेरा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और अगर मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा देन मेरे यहाँ पे GFR भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर GFR। और देखो GFR इंक्रीज करने की नौबत तब आती है जब बॉडी में GFR कम हो जाता है,
जब किडनी में जीएफआर कम हो जाता है। अब जीएफआर पता है तुम्हारा कब कम हो सकता है? अगर तुम्हें हो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब आपका पानी बॉडी में है नहीं, आपने सुबह से पानी पिया नहीं, आप जंगल में खो गए, पानी खत्म हो गया, बॉडी में पानी कम है और आपको हो गया डिहाइड्रेशन। तो वो टाइम पे आपके बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है एंड दैट विल आल्सो इंपैक्ट योर ब्लड प्रेशर, दैट विल आल्सो इंपैक्ट योर जीएफआर। तो वो टाइम पे ये सब होगा, राइट। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपका ब्लड लॉस हुआ है, देन आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, देन आपका जीएफआर का वैल्यू भी आपका कम हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे भी ये सारे पाथवे आपके चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन याद रखना। और किसी को याद है मैंने बताया था कि बिना पानी के आप कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो? Yes, sir. 3 days. 3 days. मैक्स टू मैक्स 4, अगर कुछ अच्छा हुआ तो 4, बाकी तो 3 days एंड देन दैट्स इट। सो ये याद रखना, दैट इज हाउ माय एंजियोटेंसिन इज गोइंग टू वर्क। अब आप में से मुझे कोई सोच के बताओ यार, थोड़ा दिमाग दौड़ा के बताओ, क्या होगा अगर मेरे बॉडी के अंदर ये पाथवे फिजूल में चालू रहे, बिना रिक्वायरमेंट के? अगर ये पाथवे मेरी बॉडी में चालू रहेगा तो इससे क्या दिक्कत आ सकती है? सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सुनो आराम से, सुनो कि ऐसा समझो कि मेरे बॉडी के अंदर ये पाथवे चालू है बिना इसके रिक्वायरमेंट के, कि मेरे बॉडी में पानी वानी इनफ है, सब सही है, मेरे बॉडी के अंदर पानी इनफ है, ब्लड वॉल्यूम सही है मेरा, तब भी अगर मेरा ये पाथवे चालू रहता है बिना किसी रीजन के, देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द बॉडी? बीपी। बिल्कुल सही। जिसने ब्लड प्रेशर बोला है उसके ऊपर ही 1-2 लाइन बोलो, क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम। तुम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा या नहीं होगा मेरा? इंक्रीज होगा मेरा ब्लड प्रेशर। अगर मेरे बॉडी के अंदर ये पाथवे अगर चालू रहता है हमेशा 24 घंटे, अगर ये पाथवे मेरे बॉडी के अंदर चालू है, देन ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, मेरा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और अगर आपको मैं एज अ पेशेंट मिलता हूँ आपके आईजीएमसी के अंदर, और अगर आपको दिखता है कि यार सर का तो ब्लड प्रेशर हाई है और वो कंटिन्यूसली हाई रहता है, लाइक हफ्ते भर के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए हमेशा हाई रहता है, देन व्हाट आई एम सफरिंग विद? ब्लड प्रेशर। आपको कंडीशन का नाम क्या होता है बेटा? जिसका हाई ब्लड प्रेशर रहता है क्रॉनिक टाइम के लिए, उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? हाइपरटेंशन। बिल्कुल हाइपरटेंशन। सो याद रखना, पीपल हु आर सफरिंग विद हाइपरटेंशन एट टाइम्स क्या होता है, उनके अंदर ये वाला पाथवे चालू ही रहता है, ये बंद ही नहीं होता। उनका एंजियोटेंसिन बार बार आता है, बन के आता है, फिजूल में बार बार बन के आता है, एंड इट विल कीप ऑन डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। एनआयंस को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, इवन दो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, एंड अल्टीमेटली उसका उन लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है वहां पे बढ़ जाता है, राइट। सो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है। क्या आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड द क्वेश्चन जो मैं आपको पूछ रहा हूँ? समझ आ रहा है आपको? ये पूछने का रीजन है जस्ट टू हैव अ क्लियर आइडिया व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये पाथ अगर आपका चालू रहता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, एंड उससे क्या होगा कि यू विल गेट टू सी दैट यू विल बी सफरिंग विद क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर, एंड दैट इज योर हाइपरटेंशन। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो अब एक चीज यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर तुम्हें इतना समझ आ रहा है देन एक और चीज यहाँ पे समझ सकते हो। अगर तुम्हें पेशेंट मिलता है हाइपरटेंशन का, राइट, तुम उसे एक ड्रग देते हो, तो वो ड्रग किसको जाके टारगेट करेगा जिससे मेरा हाइपरटेंशन यहाँ पे सॉल्व हो सकता है इशू? वो ड्रग किसको जाके टारगेट करेगा? जीएफआर। ठीक है, मैंने ले लिया कि जीएफआर को आप जाके कुछ कर रहे हो। और क्या कर सकते हो? और एक इनमें से बताओ, और टारगेट साइड में क्या हो सकती है? सब ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। और कुछ? ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करना है तो कैसे करेंगे आप? सुनो मेरी बात ध्यान से, सब लोग ध्यान दो, सुन दो ध्यान से। मैं क्या करूंगा ना, अगर मुझे अगर किसी को हाइपरटेंशन है और मैं जानता हूँ कि इस पाथवे से मेरा हाइपरटेंशन है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल गिव दैट पर्टिकुलर पर्सन अ ड्रग जो इसको जाके टारगेट करेगा। अगर मैं इसको निकाल दूं, सोचो आप, अगर मैं इसको निकाल दूं ब्लड में से, अगर मैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को निकाल दूं वहां से, तो क्या मेरा 2 बन पाएगा 1 में से? नो नहीं बन पाएगा। अगर मेरा 2 बन ही पा रहा 1 में से, तो क्या दिक्कत आएगी मेरी हाइपर ब्लड प्रेशर की? नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी कर रहा है वो 2 कर रहा है, 1 नहीं कर रहा था। सो याद रखना, द ड्रग्स गिवन टू अ पर्सन सफरिंग विद हाइपरटेंशन आर नोन टू टारगेट माय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर ये उसको जाके टारगेट करते हैं,
ये इसको जाके डिसेबल कर देते हैं, अगर ये इसको जाके डिसेबल कर देते हैं, देन यू रियलाइज कि यार पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? इज दिस लाइक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Right? Yes, sir. And I hope the same over here is clear to you. So please act now how my JG cells are involved. JG cell ने रिलीज करना है आपका रेनिन। Yes, sir. Renin जाके will act on your, like, it will go and act on the angiotensin nogen. It will convert them into angiotensin 1. 1 आपका कन्वर्ट होगा 2 के अंदर with the help of angiotensin converting enzyme, और ये 2 जाके आपका डायरेक्टली GFR को इंक्रीज कर सकता है। It can directly go and increase the GFR. ये इसका एक टास्क होता है, ये कर सकता है ये। इसका एक और तरीका क्या है? It will go and tell the adrenal cortex to release the aldosterone, और ये aldosterone जाके DCD को जाके बोलेगा to reabsorb NaIons, और जब NaIons मेरे रीअब्सॉर्ब होंगे तो उसके साथ मेरा वाटर भी रीअब्सॉर्ब होना चालू करेगा। याद रखना कि मेरा एल्डोस्टेरोन इवन प्रमोट करता है K+ आयंस के सिक्रीशन को, राइट? और जब मेरा Na+ आयंस एब्सॉर्ब होगा और उसके साथ जब मेरा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, तो याद रखना व्हाट विल हैपन, आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है। अगर आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देन यू विल गेट टू सी कि आपका ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे आपका इंक्रीज होगा, और अगर आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, देन यू विल गेट टू सी कि आपका GFR यहाँ पे आपका इंक्रीज होता है। यू विल गेट टू सी योर GFR will also increase over here, and that is how you will find कि आप अपना GFR को increase कर सकते हो। So please, ये जो बता रहा हूँ ना मैं इसके ऊपर टाइम इसलिए स्पेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। So you should know what is my renin is known for, ठीक है? What is my renin and what is my angiotensin will do actually, ठीक है? So that is one thing you have to know. So ये 2 चीजें हमने यहाँ पे देख ली। So now we have understood the JGA apparatus, और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने देख लिया। अगर चीज नहीं समझ आई हो तो प्लीज बता दो, वी कैन रिपीट ऑल दोस थिंग्स अगेन, बट आई एम अज्यूमिंग कि इतना आपको समझ आया होगा, ठीक है? ओके, दिक्कत आए तो प्लीज बता देना। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे हमारे हार्ट को। यार ये हार्ट क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे? यार हार्ट के किडनी को कैसे रेगुलेट करेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अलग ऑर्गन हो गया। तो देखो अब हार्ट को हम यहाँ पे समझते हैं। सो जब हम बात करते हैं हमारे हार्ट की, व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्ट, और अगर हार्ट को लगता है क्या ब्लड प्रेशर तो हाई हो रहा है, अज्यूम कर दो कि हार्ट को लगता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो हार्ट भी थोड़ा टेंशन में आता है कि यार अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसको भी डैमेज करेगा, राइट? यू नो दैट द ब्लड प्रेशर कैन हैव अ पोटेंशियल टू डैमेज योर किडनी, टू हार्ट एंड योर ब्रेन। इतना हमने पढ़ा था कि हाई ब्लड प्रेशर इन सब चीजों को डैमेज कर सकता है। सो व्हेन द हार्ट फील्स कि यार ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, सो व्हेन द ब्लड प्रेशर इज हाई, याद रखना कंडीशन, याद रखना ऐसे नहीं, व्हेन योर बॉडी हैज, व्हेन देयर इज गोइंग टू बी अ हाई ब्लड प्रेशर, तो वो टाइम पे हार्ट एक हार्मोन रिलीज करेगा। हार्ट एक आपके यहाँ पे हार्मोन यहाँ पे रिलीज करता है। अगर आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है हाई, तो वो टाइम पे हार्ट अपना हार्मोन रिलीज करेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर ANF। आर्ट्रियल, बता दो आर्ट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, यूरेटिक फैक्टर, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर आपके यहाँ पे रिलीज होगा, दैट इज योर ANF। सॉरी, ANF आपके यहाँ पे रिलीज करता है आपका यहाँ पे हार्ट। अब जब आपका यहाँ पे हार्ट ANF को रिलीज करता है, आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर को जब वो यहाँ पे रिलीज कर रहा है, तो देखते इसका काम क्या होगा। अब देखो कंडीशन थोड़ी बदल चुकी है। आपका हार्ट यहाँ पे ब्लड प्रेशर को यहाँ पे लाइक उसने देखा कि यार ब्लड प्रेशर हाई है बॉडी के अंदर, तो हार्ट अपना ANF रिलीज करेगा और ये कोशिश करेगा कि ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आए। So this will play a role in bringing down the blood pressure. तो याद रखना पहली चीज, ANF are known as a very strong vasodilators. They are known as vasodilators. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करते हैं। They are known for the dilation of blood vessel. Dilation of blood vessels. देखो एक चीज आपने देखी थी पहले वाली स्लाइड्स के अंदर कि अगर वासो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है कोई, तो आपका GFR बढ़ेगा, लेकिन उसी तरीके से अगर आप वासो डायलेशन करते हो तो उससे आप GFR को नीचे ला सकते हो। तो आपको याद रखना है कि जो मेरा ANF यहाँ पे है ना, ANF मेरा यहाँ पे है, इट इज नोन एज अ वासो डायलेटर, या ये एक बहुत अच्छा सब्सटेंस है, हार्मोन है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर सकता है, ठीक है? जो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हुई होती है वो डायलेट कर सकता है। तो ANF क्या करेगा, ये डायरेक्टली जाके इट विल गो एंड एक्ट ऑन द योर बोमैन्स कैप्सूल, राइट? और GFR को ये नीचे लेके आएगा। सो इट डायरेक्टली जाके
GFR को नीचे लेके आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ये नीचे लेके आ सकता है। क्यों ये लेके आ सकता है? क्योंकि हमने देखा है दैट इट हैज अ पोटेंशियल टू अंडरटेक द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट इज नोन टू कैरी आउट द डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। और जैसे आप ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हो, याद रखना, अगर आप ये कर पाते हो, अगर आपका ये ANF कर पाता है, देन याद रखना आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, योर ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू गो डाउन। अगर मेरा ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, देन ऑब्वियसली बात है बेटा कि मेरा GFR भी नीचे जाएगा, राइट? मेरा अगर ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, देन मेरा GFR भी यहाँ पे नीचे जा रहा है। तो यही चीज ये करता है, यही चीज यहाँ पे करेगा। और जब मैं कह रहा हूं ना, देखो एक बात समझो, जब मैं कह रहा हूं कि ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, दैट मीन्स उसे आप बहुत नीचे लेके नहीं जा रहे, आप उतना ही लेके आ रहे हो जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि वो बहुत उसे नीचे लेके जाएगा, उतना ही लेके आएगा जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? तो याद रखना, जब भी आपको ANF के बारे में कोई बात करें, ANF रखना, दे आर वेरी गुड वासोडायलेटर्स। ये ब्लड वेसल को जाके डायलेट करेंगे, और अगर आप ब्लड वेसल को डायलेट कर रहे हो, देन उससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर नीचे जाता है। और अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है, देन याद रखना अल्टीमेटली आपका GFR भी आपका यहाँ पे नीचे जाएगा। या तुम डायरेक्टली इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि ANF जाके GFR को नीचे लेके आएगा, राइट? और तुम्हें बैक इन द माइंड याद रखना कि वो कर कैसे रहा है, बिकॉज इट हैज अ पोटेंशियल टू कैरी आउट माई वासोडायलेशन। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो याद रखना, जब मैं कहता हूँ वासोडायलेशन, दैट मीन्स व्हाट, कि समझो ये मेरी ब्लड वेसल है, समझो ये है मेरी यहाँ पे ब्लड वेसल, राइट? तो अगर मेरा ANF यहाँ पे आता है, अगर मेरा ANF इसके ऊपर आके एक्ट करेगा, अगर मेरा ANF आर्टेरियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर अगर इसके ऊपर आके एक्ट करेगा, देन क्या होता है, ये होती है डायलेट। तो अगर ये डायलेट हो रही है, देन इसका डायमीटर बढ़ जाता है, राइट? यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा वासोडायलेशन, ये मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा एज अ वासोडायलेशन। क्या ANF का रोल आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. राइट, दिस इज व्हाट ANF इज नोन फॉर। तो ANF का काम रेनिन जो कर रहा था उससे बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है? yes, sir. ANF का काम रेनिन जो वहां पे कर रहा था, रेनिन के काम से बिल्कुल अपोजिट। रेनिन का काम, रेनिन और एंजियोटेंसिन कर रहे थे आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज, ये करा आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज। तो याद रखना, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली अपोजिट टू माय रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे। तो यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, इसको ये क्वेश्चन नहीं, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना कि यू हैव रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे, जो हमने देखा था, जो भी हमने रेनिन वाली स्टोरी देखी थी, उसे हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे, राइट? इसको इवन इट इज ऑल्सो नोन एज, और कई बुक्स में इवन इसको लिखा हुआ है एज अ रेनिन एल्डोस्टेरॉन एंजियोटेंसिन पाथवे। काफी बुक्स ऐसा भी उसे लिखती है, दे प्रेफर टू राइट समथिंग लाइक दिस। सो दे राइट रेनिन एल्डोस्टेरॉन एंजियोटेंसिन पाथवे, जिसको हम इवन याद रखते हैं एज अ RAS, ओके? यू आल्सो कॉल्ड एज अ RAS पाथवे, राइट? और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब ये करता क्या है, याद रखना, इसका अल्टीमेटली काम ये होता है, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, it is going to increase the GFR, याद रखना। और उसी दौरान याद रखना, जब मैं बात करता हूं मेरे ANF की, यहाँ पे, देन ANF की जब मैं बात करता हूँ, इसका काम बिल्कुल अपोजिट होगा यहाँ पे। दिस ANF इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, ये ब्लड प्रेशर को आपका करता है डिक्रीज, याद रखना। और ये मेरे GFR को भी डिक्रीज करता है, दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द GFR एज वेल। तो ये आपने भूलना नहीं है, ये इनके बारे में आपको याद रखना कि अरे कर क्या रहे हैं, आपको काफी क्लियरली मालूम होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि इसका काम बिल्कुल अपोजिट है।
ANF will have a completely opposite role compared to what you are finding done by my renin angiotensin pathway जो कर रहा है उससे बिल्कुल अलग इसका रोल है यहाँ पे। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर ऐसा है तो फिर हमें दवाई लेने की जरूरत क्यों पड़ती है हाइपरटेंशन के लिए? इसका काम लिमिटेड ही होता है, ये बहुत लंबे टाइम के लिए काम नहीं कर सकता। सो एक सर्टेन एक्सटेंट तक ये अपना काम करेगा, बट याद रखना कि उसके बाद आपको मेडिसिन पे डिपेंड करना पड़ता है टू स्टॉप द एंजियोटेंसिन पाथवे, आपके हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी याद रखना, दैट इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। तो क्या ये वाला स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर ये वाला समझा दो। हाँ, एक फिर बार सुन अगर लेना। हमारा ANF ज्यादा डिक्रीज हो जाए तो हमारा जो रास है वो उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा? नहीं, मुझे क्वेश्चन समझ गया। अगर ANF डिक्रीज हो जाए, या आप ये कह रहे हो कि ANF जो आ रहा है हार्मोन, इसका लेवल बढ़ जाए या कम हो जाए, क्या कह रहे हो आप? तो कम हो जाए अगर। देखो एक चीज समझो, अगर ANF कम आ रहा है, अगर आपका ANF ब्लड के अंदर कम रिलीज हो रहा है, देखो ANF इज अ हार्मोन, ये आपका आ रहा है हार्ट से, ठीक है? अगर ये कम आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, दैट मीन्स व्हाट कि आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे नॉर्मल है, इसलिए कम आ रहा है वो। ये आपका आता ही तब है जब आपका ब्लड प्रेशर हाई जाता है। समझो आपने कोई ऐसी न्यूज सुन लिया, कुछ आपने ऐसा देख लिया कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हाई, तो आपका ANF आएगा, राइट? और एल्स ANF आएगा ही नहीं, या आएगा भी तो बहुत कम अमाउंट में आएगा। So ANF will always have a role, only will have a role when you have a high blood pressure. तो अगर आप मुझे कह रहे हो कि सर एक पर्सन है उसके बॉडी में ANF कम आ रहा है, then that means it is not a matter of concern। मेरे लिए कंसर्निंग बात है नहीं, क्योंकि उस पर्सन के अंदर हाई ब्लड प्रेशर जा ही नहीं रहा, और अगर हाई ब्लड प्रेशर जा नहीं रहा तो इसलिए उसका ANF कम आएगा वहां पे। और अगर ANF कम आ रहा है, अगर हार्ट ANF कम रिलीज कर रहा है, तो किडनी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, किडनी इंडिपेंडेंट है, इट कैनॉट डू एनीथिंग फॉर ANF। पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ आपको? सर नो, मैंने पूछा कि अगर हमारा मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो हमारा जो मतलब रेनिन एल्डोस्टेरोन है वो उसको मतलब मेंटेन करने में हेल्प करेगा? हाँ, राइट, ये दैट्स अ राइट क्वेश्चन। यस, अगर मेरा यहाँ पे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, देन ये तो बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे, ये भी एक्टिव होगा, मेरा रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे भी मेरा एक्टिव होगा, और वो एल्डोस्टेरोन भी, और वो ADH भी दौड़ के आएगा वहां से, सब लोग आएंगे, ऑल ऑफ देम विल गेट एक्टिवेटेड एंड दे विल ट्राई टू इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। यस, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो जाता है, देन ये पाथवे तो बिल्कुल जोरों से एक्टिव होगा, ठीक है? ये तो एक्टिव होगा ही होगा। हमने हमारे वैसोप्रेसिन को भी भूलना नहीं है, वो भी आएगा, वो भी आके DSP को बोलेगा कि यार तुम पानी ऑब्जर्व करो, ब्लड वॉल्यूम बढ़ाओ, ब्लड प्रेशर बढ़ाओ, ठीक है? सो दोस टू पाथवे विल बी वेरी एक्टिव। जैसे आपका गया ब्लड प्रेशर नीचे, इन्होंने आके अपना काम करना है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर जाने के रीजन हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन आपका एक ले लिया मैंने एग्जांपल, ये एक्सट्रीम एग्जांपल में ले रहा हूँ, और भी एग्जांपल होते हैं, और भी रीजंस होते हैं। एक्सट्रीम रीजन है कि आपका ये कि डिहाइड्रेशन आपका हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो वो टाइम पे एक ये पाथवे तुम्हारा चालू होगा, राइट? रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे चालू होगा, और इवन आपका वो जो हमने देखा था ADH वाला, ये भी पाथवे आपका चालू होगा। ऑल ऑफ देम विल गेट एक्टिवेटेड टू इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर। वो टाइम पे ANF कुछ नहीं कर रहा, वो टाइम पे कंडीशन ही अलग है बिल्कुल, ठीक है? अब क्लियर हो गया ये? यस सर। हाँ जी, और किसी ने बोला था मुझे ये वाली स्लाइड समझाने के लिए, रुकिए। ये वाली स्लाइड में है क्या ना बेटा, रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे जो आपका होता है, इस पाथवे का अल्टीमेट काम क्या है? हमने देखा ये पाथवे क्या क्या कर रहा है, वहां पे देखा ये एल्डोस्टेरोन को ला रहा है, खुद जाके काम कर रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन 2 खुद जाके भी GFR बढ़ाता है। तो ये जो पाथवे है, अगर आपको कोई पूछ रहा है कि ये पाथवे का काम क्या है, कोई आपको नहीं पूछा कि एक्सप्लेन करो, पूछा कि काम क्या है, तो याद रखना, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द GFR। ये आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, आपके GFR को इंक्रीज करेगा। दैट इज योर रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे डस। कोई अगर आपको आके पूछा है कि ANF क्या कर रहा है, तो पहले आपने बोला कि ANF मेरा आ रहा है हार्ट से, और ये तब आता है। हाँ जी बेटा बोलिए, बोलिए। सर कुछ नहीं। अरे बोलिए। नो सर। नहीं बोलना, ठीक है? आपका जो ANF है आपका यहाँ पे होता है, ये आपका आता है हार्ट से। ये इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को कम करना, इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को कम करना, GFR को कम करना। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ANF मेरा तब आएगा कि जब मेरा ब्लड प्रेशर होगा हाई, तो ANF आके अपना काम करना चालू करेगा ताकि आपके बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर ला सके वो। और मेरा रेनिन एंजियोटेंसिन तब आता है जब आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर कम होगा, तो टाइम पे दौड़ के आएंगे और अपना काम चालू करेंगे, ठीक है? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो क्या अब ये स्लाइड क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई भी चीज समझने, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड। हाँ जी बेटा बोलिए।
सर आपने ए क्यों लिखा? हाँ, ए इसलिए लिखा है सर रेनिन के नीचे रेनिन एल्डोस्टेरॉन एंजियोटेंसिन सिस्टम। सर नो वो पूछ रही है, आपने लिखा है ना ऑल्सो नोन एज, शॉर्ट फॉर्म में AKA। अच्छा हाँ, अच्छा ये ऑल्सो नोन एज, यस, AKA ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो AKA is called as also known as ACA, renin aldosterone angiotensin pathway। ठीक है, ये सब तो तुम्हें मालूम है, तुम्हें ज्यादा ये सब मालूम होना चाहिए, राइट? यू शुड बी नोइंग ऑल दोस AKA BFF, ये सब तुम्हें मालूम होता है, राइट? लाइक ठीक है, सो दिस समथिंग यू हैव टू नो। सो ये आपका यहाँ पे हो गया, ये आपने यहाँ पे देख लिया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। तो यहाँ पे आपने समझ लिया मेरा पूरा दिस थिंग, रेगुलेशन ऑफ माय किडनी। यहाँ पे आपने रेगुलेशन ऑफ किडनी पूरा यहाँ पे समझ लिया, एंड आई एम अज्यूमिंग, आई एम होपिंग कि आपको ये समझ आया होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन एवरी एस्पेक्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ अ केस स्टडी एज वेल, राइट? अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे काफी लाइक ऑनेस्टली बताना चाहूंगा, ये चीजें इतनी सिंपली मैंने आपको बताई, उतनी सिंपली है नहीं है, इसमें और भी 4 लेयर और ऐड होती है इसके अंदर, ये जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, बट वो 4 लेयर आपने पढ़ने अपने 2 years डाउन द लाइन, राइट? तो कई बार मैं आपको कहता हूँ कि डायरेक्टली जाके इंक्रीज कर रहा है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप कि तुम्हें उतना ही याद रखना है, कि तुम्हें इतना याद रखना है, तुम्हारे नीट वो लोग इतना ही पूछेंगे। नीट ले लो या इवन इफ यू गो फॉर एग्जाम नोन एज योर NSCB, उसमें भी वो लोग वो 4 लेयर नहीं पूछते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम, या सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग। सो ये आपने याद रख लिया। मैं यहाँ पे ANF को लेके एक और चीज ऐड करूंगा, आप थोड़ा सा सोच के समझ पाओगे उसे। आई जस्ट ऐड वन मोर थिंग बिकॉज आई हैव सीन अ क्वेश्चन जिसमें एक स्टेटमेंट था, इसलिए। सो एंड आई डोंट हैव अ टाइम फॉर दैट, इट्स ऑलमोस्ट रैप अप टाइम, ठीक है, कोई बात नहीं, आई टेल यू दैट थिंग लेटर, बट इतना पहले यहाँ पे याद रखना, दिस इज समथिंग आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड टू ऑल ऑफ यू कि यार एक बार घर जाके जितना आज हमने देखा है ना उसे खुद से लिख लो। ये 4-5 जो स्लाइड्स है वो एक बार खुद से बना के लिख लो, एंड देखो कि आपका यू आर एबल टू एब्जॉर्ब दैट और नॉट, राइट? या वो बनाते समय तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, आज रात को मैसेज कर दो, देन वी कैन डू दैट थिंग, ठीक है? ये 4-5 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, फुर्सत से टाइम निकाल के क्वेश्चन करो, राइट? टाइम निकालो और ये क्वेश्चन को आराम से देखो एंड डू देम, राइट? एंड ट्राई टू कम विद द राइट आंसर। और तुम्हें इसका आंसर चाहिए होगा तो मैं उनसे मांग लो कि सर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन ही है, इनको कर लो आराम से, ठीक है? बिकॉज नाउ विल बी कैचिंग अप आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद हम लोग मिलेंगे, राइट? आई विल होप कि आपको ये चीजें याद रहे और आप इनको ओकेजनली रिवाइज करो, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द नीट एग्जाम, ठीक है? Right? Now, if you have any question, then please go ahead and ask your questions. If you have any kind of questions right now, then please go ahead and ask your questions. Tomorrow we might have a सुबह का एक सेशन, एक कुछ बच्चों को ईयर पढ़ना था and brain का component सीखना था, so for that we might be meeting in the morning, ठीक है? अगर दिल करे तो आ जाना। इंटरनल स्ट्रक्चर बता दोगे? Yes, sir.